मैं अनुराग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उन्नाव से लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एसी थ्योरी। ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एज वेल एज कंप्यूटर साइंस एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो एसी थ्योरी ये कंटेंट इस स्लाइड में, इस लेक्चर में ये कंटेंट्स को मैं कवर करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा व्हाट इज़ अ कंसेप्ट व्हाट इज़ एसी। फिर हम बात करेंगे साइनोसॉइडल करंट एज ऑल्टरनेटिंग करंट, जनरेशन ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे इस एसी थ्योरी में। हम लोग कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं, कुछ डेफिनेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, आरएमएस वैल्यूज़, एवरेज वैल्यूज़। इन सब की डेफिनेशंस को हम लोग समझेंगे और फिर एंड करेंगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ एसी। जैसा कि इसका नाम समझ में आ रहा है आपका, एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज़ वन विच वेरीज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या है? ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी में बी ऑल्टरनेटिंग करंट, इट में बी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो वो क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और साथ में पोलैरिटी भी, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज हो, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वी हैव ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। इससे पहले हम लोग जो एनालिसिस कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे डीसी सर्किट्स पे। तो डीसी सर्किट्स जो होते हैं वो, उसकी खास बात क्या होती है, जो डीसी सर्किट्स में हम लोगों ने सोर्सेज का यूज़ किया था, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का, उनकी खास बात है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट। जितने भी आप जितनी देर तक आप काम करेंगे, जो उनके मैग्नीट्यूड हैं डीसी सर्किट में, मैग्नीट्यूड है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इट इज़ कांस्टेंट लाइक दिस। अगर ये टाइम है तो ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो दिस इज़ द डीसी। पर अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग्स की। तो ऑल्टरनेटिंग की खास बात, जैसे आपको बताया, कि इसमें टाइम के साथ जो मैग्नीट्यूड है और पोलैरिटी दोनों ही चेंज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, ये स्क्वायर वेव फॉर्म है, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। इन सभी वेव फॉर्म में हम टाइम के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस जो होते हैं वो हमारे बेसिकली पीरियोडिक नेचर के होते हैं। पीरियोडिक नेचर का मतलब होता है कि आफ्टर सेवरल इंटरवल ये अपनी साइकिल को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रिपीट कर रहा है दोबारा। यहाँ पे ये साइकिल 0 से 2 पाई तक थी, फिर ये 2 पाई से 4 पाई ये दोबारा रिपीट कर रहा है, एंड इट गोज ऑन। दिस आर पीरियोडिक इन नेचर। तो जितनी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ होती हैं, चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, ये पीरियोडिक नेचर के होते हैं। अगर जो क्वांटिटीज़ हैं ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, ये साइन लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं साइनोसॉइडल क्वांटिटीज़। तो साइनोसॉइडल क्वांटिटीज़, जैसा कि आपने इस स्लाइड में देखा यहाँ पे, ये आपका एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। ये साइन लॉ को फॉलो कर रहा है, ये साइन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी साइन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर क्वांटिटीज़, साइनोसॉइडल क्वांटिटीज़ हैं, हम उनकी बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। इन दिस लेक्चर अ साइनोसॉइडल करंट इज़ यूजुअली रिफर टू एज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम जो ऑल्टरनेटिंग करंट नाम ले रहे हैं, इसका मतलब हम साइनोसॉइडल करंट्स की बात करेंगे। सच करंट रिवर्सेज एट रेगुलर इंटरवल, इट हैज़ ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, जैसा हमने देखा अभी। तो अगर सर्किट्स ड्रिवन बाय साइनोसॉइडल करंट और वोल्टेज सोर्सेज आर कॉल्ड एसी सर्किट्स। जो सर्किट्स इस तरह के सोर्सेज से ड्रिवन होगा, जिसमें
जो टाइम के साथ जिनका मैग्नीट्यूड और जिनका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो उनको हम सर्किट्स को एसी सर्किट्स कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो साइनोसॉइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि साइनोसॉइडल वोल्टेज, साइनोसॉइडल करंट सोर्स का यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। उनका यूज़ करने का नंबर ऑफ रीजंस है, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है, हम देख सकते हैं कि साइनोसॉइडल वेरिएशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मोशन ऑफ अ पेंडुलम में, दी वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग में। कोई स्ट्रिंग हम ले लीजिए, एक सिरे को आप अटैच कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, और दूसरे सिरे को अगर आप मूव कराएं हाथ से, तो उसमें एक साइनोसॉइडल वेरिएशन आपको दिखेगा। रिपल्स ऑफ द ओशन सरफेस, हम जो ओशन सरफेस पर रिपल्स है उसमें साइनोसॉइडल फॉर्म ऑब्जर्व कर सकते हैं। साइनोसॉइडल सिग्नल्स इज इजी टू जनरेट एंड ट्रांसमिट, साइनोसॉइडल सिग्नल्स को हम इजीली जनरेट और ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस यही एक रीज़न है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो साइनोसॉइडली जनरेट हो रही है, और साइनोसॉइडली जनरेट हो रही है, उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और उसी को वेरियस होम्स में, फैक्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं उनका यूज़ कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्रीज़ में है। साइनोसॉइड्स को हम मैथमेटिकली बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बहुत आसान है, हम उसको इजीली कंट्रोल और हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। डेरिवेटिव और इंटीग्रल जो होगा साइनोसॉइड का, वो खुद ही एक साइनोसॉइड होता है, इसलिए हमें बहुत आसानी होती है साइनोसॉइडल सोर्सेज का यूज़ करते हुए सर्किट की एनालिसिस करना। हेंस द साइनोसॉइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द सर्किट एनालिसिस में साइनोसॉइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल है। अब हम देखते हैं कि साइनोसॉइडल वोल्टेजेस का जनरेशन कैसे होता है। साइनोसॉइडल वोल्टेज का जनरेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा तरीका है बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ स्टेशनरी कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल, पहला तरीका आप समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम फिक्स रखें, उसके बीच में हम कॉइल को रोटेट करें, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम रोटेट कराएं, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराएं और कॉइल को फिक्स रखें। तो ये दो तरीके हैं साइनोसॉइडल वोल्टेज को जनरेट करने के। बेसिक प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और आप देख सकते हैं कि ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। जनरेशन, इट सेज दैट व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर या कॉइल एक ही चीज़ है। कॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स in which it is kept and EMF is induced in the conductor। यानी कि फैराडे लॉ ये कहता है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर रिलेटिव मोशन होगा तो EMF इंड्यूस होगा। जब भी कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेशन ऑफ वोल्टेज को मैंने इस पिक्टोरियल व्यू के थ्रू समझाया है। यहाँ पे ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल दो मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ये फिक्स्ड मैग्नेट है, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक यहाँ पे कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कॉइल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस दौरान पे कोई भी EMF इंड्यूस यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आर्मेचर का जो प्लेन है, आर्मेचर का आप प्लेन देख रहे हैं, ये प्लेन है आपका, वो आर्मेचर का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जब आर्मेचर का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो कोई भी फ्लक्स यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, तो उस वजह से EMF इंड्यूस यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आते हैं,
अब जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट कर रही है, व्हेन द आर्मेचर रोटेट्स थ्रू 90 डिग्री, अब ये आर्मेचर 90 डिग्री रोटेट किया, तो आर्मेचर जब 90 डिग्री रोटेट किया तो अब फ्लक्स लिंक कर रहा है और फ्लक्स कट करना धीरे धीरे शुरू कर रहा है। और जैसे ही ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। इस टाइम मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा है, तो देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन और यहाँ पे हमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आप देख रहे हैं ये प्रोसीजर कि पहले ज़ीरो था, फिर धीरे धीरे ईएमएफ बढ़ता हुआ मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच चुका है। फिर जब इसको हम रोटेट करेंगे स्टेज 3 पर, आप देख सकते हैं स्टेज 1 और स्टेज 3 में जो आर की पोजीशन है वो आर अब यहाँ आ चुका है, ये आर है यहाँ पे नीचे आ गया है, और क्यू ऊपर पहुँच चुका है, वापस उसी पोजीशन में आ चुके हैं। इस पोजीशन में भी कोई भी फ्लक्स यहाँ पे कट नहीं हो पा रहा है, तो अगेन यहाँ पे ईएमएफ ज़ीरो हो चुका है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कॉइल की पोजीशन रिवर्स हो चुकी है। फिर जब इसको हम रोटेट करेंगे अगेन और 90 डिग्री, यानी कि अब टोटल 270 डिग्री हो जाएगा, तो हमें फिर यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हमको यहाँ पे ईएमएफ मिल रहा है। फिर इसको हम वापस 360 डिग्री पे ले जा रहे हैं, तो स्टेज 5 वापस बन गया है स्टेज 1, तो वापस हम इसी पोजीशन पे यहाँ पे ज़ीरो पोजीशन पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम टाइम के एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो ईएमएफ है वो हमें पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों में ईएमएफ हमको मिल रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो ये आपका पूरा एक साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट हुआ। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि ईएमएफ इस तरीके से जनरेट हम कर सकते हैं बाय सिंपल लूप ऑफ अ वायर एंड इट इज़ रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ, आपने देखा पिछले स्लाइड में जो ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हुआ है, इस साइनोसॉइडल ईएमएफ की ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम डेराइव भी कर सकते हैं, पूरा इसका डेरिवेशन है। ड्यू टू शॉर्ट टाइम मैंने डेरिवेशन को नहीं कंसीडर किया है। उसको जब एनालाइज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपकी ईएमएफ इक्वेशन निकल के सामने आएगी। E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ पे जो स्मॉल e है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इंड्यूस ईएमएफ का। इंस्टेंटेनियस वैल्यू अभी हम आगे बताएंगे आपको कि इट इज़ द वैल्यू एट एनी इंस्टेंट। It is given by this simple formula Em sin omega t. Em is the maximum value or peak value in the volts. Omega is the angular velocity in radian per second. And it is related to the frequency f by omega is equal to 2 pi f. ये इससे related है। तो इस ओमेगा टी को हम थीटा के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि साइन ओमेगा टी और साइन थीटा ये दोनों एक ही चीज़ है। ये आपका डिग्री में है, ये थीटा आपका डिग्री में है, और ये जो आप ओमेगा टी देख रहे हैं ये ओमेगा टी आपका रेडियंस में है। दिस इज इन रेडियंस, यानी कि जो थीटा है और ओमेगा टी ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। तो हमने देखा कि जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट हुई, उस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के जनरेशन का जो इक्वेशन होगा वो ये इक्वेशन है, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। फिर हम देखते हैं साइनोसॉइडल करंट। अगर हम इस जो कॉइल हमने यहाँ पे देखी थी, इस कॉइल को हम यहाँ पे लोड से कनेक्ट कर दें, इफ़ इट इज़ कनेक्टेड थ्रू सम लोड, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगी। करंट का नेचर कैसा होगा? जब ईएमएफ जनरेट हो रहा है साइनोसॉइडल, तो ऑब्वियसली बात है करंट भी साइनोसॉइडल नेचर की होगी। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इट इज़ ऑल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल, करंट इज ऑल्सो अ साइनोसॉइडल। तो इसकी इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ पे आई जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की एम्पियर्स में, एंड आई एम इज द मैक्सिमम और द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। और जैसा कि मैंने बताया कि ये साइन लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए साइन ओमेगा टी उसको हम साइन थीटा के टर्म में भी नोट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स की। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसको हम एज एन साइनोसॉइडल करंट ही एज्यूम कर रहे हैं, वो रेगुलर इंटरवल में अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ये इट राइजेस फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम वैल्यू,
4 चरणों में ये काम हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू से 0 आ रहा है, फिर 0 से मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, और फिर अगेन इट बैक टू द 0। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनीशंस की। डेफिनीशंस की हम लोग बात करते हैं, क्या क्या डेफिनीशंस हैं एसी थ्योरी में हम लोग डेफिनीशंस यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है वेव फॉर्म की। वेव फॉर्म क्या होता है? वेव फॉर्म, इट इज़ अ शेप ऑफ द कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग instantaneous values as the ordinate against the time as abscissa। abscissa मतलब x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो x एक्सिस और y एक्सिस पर, x एक्सिस पर हमने टाइम को लिया हुआ है और y एक्सिस पर कोई भी ऑल्टरनेटिंग या साइनोसॉइडल क्वांटिटी यानी कि वोल्टेज, करंट, पावर हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। तो इसको प्लॉट करते हुए जो भी शेप आएगा उसको हम वेव फॉर्म बोलेंगे। तो वेव फॉर्म आपका साइनोसॉइडल भी हो सकता है, आपका जो है दिस इज़ द लैडर शेप में आप देख सकते हैं, ये आपका वेव फॉर्म अपीयर हो रहा है यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द वैल्यू एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। वेव फॉर्म ड्रॉ करते हुए किसी पर इंस्टेंट पर, मान लीजिए मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मान लीजिए t1 टाइम, दिस इज़ द t1 टाइम, t1 टाइम पर क्या वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है, t2 टाइम, दिस इज लेट्स से t2, इस टाइम पर क्या यहाँ पे वोल्टेज है, इस टाइम पर हमें क्या वोल्टेज मिल रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट टाइम पर हमें जो वैल्यू मिलेगी साइनोसॉइडल क्वांटिटीज़ की, उसी को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। इसको हम स्मॉल लेटर से ही इंडिकेट करते हैं। ईएमएफ को स्मॉल ई से, वोल्टेज को स्मॉल वी से, करंट को स्मॉल आई से, हमेशा हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि इस इक्वेशन में यहाँ पे स्मॉल आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है। दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ऑल्टरनेशन एंड साइकिल। तो साइकिल क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द कंप्लीट वेव फॉर्म, पीरियोडिक नेचर का है। तो एक वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज इज नोन एज साइकिल। इस वेव फॉर्म में कंप्लीट सेट ऑफ, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे अ कंप्लीट साइकिल। दिस इज अ फुल साइकिल और साइकिल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो एक जो हाफ साइकिल है इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन, ये भी एक ऑल्टरनेशन हो गया। तो एक साइकिल में दो ऑल्टरनेशन होते हैं। ईच साइकिल हैव टू ऑल्टरनेशन, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर देखते हैं एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। जैसा कि आपको बताया था कि वेव फॉर्म जो हमारे पास अपीयर हुई उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए मैक्स, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज़ द पीक वैल्यू, और यहाँ पे माइनस ए मैक्स, ये हमारा इसका पीक वैल्यू होगा नेगेटिव साइकिल के लिए। इसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, ई एम और ई मैक्स, या आई एम या आई मैक्स, इससे हम इंडिकेट करते हैं। तो ऑल्टरनेशन क्या हो गया और साइकिल क्या हो गया? ऑल्टरनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हाफ साइकिल्स, टू हाफ साइकिल्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ये ऑल्टरनेशन कहलाएगा। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड अ साइकिल। फिर है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। इसकी यूनिट होती है सेकेंड्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक कंप्लीट साइकिल है, 0, 180, 360 डिग्री। तो यहाँ तक पहुँचने में इसको जितना टाइम लग रहा है
उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, दिस इंडिकेटेड बाय कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी में द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड कितने साइकिल्स पर सेकेंड है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, उसको हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है, आप इस रिलेशन को देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, f इज इक्वल टू 1/t, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जो भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी होगी उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है? फॉर अ साइन वेव, वैल्यू इज टेकन टू बी द एवरेज ओवर अ हाफ साइकिल। एक साइनसॉइडल वेव में हम एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल की कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा एक सिमेट्रिकल वेव आप देख सकते हैं। अगर इस सिमेट्रिकल वेव का हम एवरेज वैल्यू लेंगे तो हमेशा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना वो मैक्सिमम है पॉजिटिव में उतना ही मैक्सिमम वो नेगेटिव में है। तो अगर हम इनका एवरेज लेंगे तो इट विल बी ज़ीरो। इसलिए एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हम हाफ साइकिल का यूज़ करते हैं। फॉर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम हाफ साइकिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। तो हाफ साइकिल का हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें? हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, वी इंटीग्रेट इट फॉर द हाफ साइकिल। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1/t/2, 0 से t/2 i dt। क्योंकि हम हाफ साइकिल ले रहे हैं, टाइम पीरियड हाफ हो गया है, तो हम लोग इस तरीके से एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। और सिंपली अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, आई फॉर साइनोसॉइडल करंट वेव आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये इसकी इक्वेशन है। इसको अगर हम इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओमेगा टी की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्योंकि ओमेगा टी यूज़ कर रहे हैं तो इफ वी विल राइट डी ओमेगा टी, आई इंटू डी ओमेगा टी। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू साइनोसॉइडल वेव की ये मिलेगी 2Im/π। दिस विल बी द एवरेज वैल्यू फॉर दिस। अच्छा, फिर हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू इट इज़ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टेकन फॉर द फुल साइकिल। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमेशा फुल साइकिल में कैलकुलेट की जाती है। फॉर कंप्लीट साइकिल इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, और फॉर अ साइनोसॉइडल वेव में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू Im/√2 निकल के आती है। दिस विल बी, और इसको अगर हम सिंपली इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू √1/t 0 to t i² d ओमेगा t। यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालते हैं आरएमएस की इंटीग्रेट करके, आई की जगह पे आई एम साइन ओमेगा टी रखेंगे तो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, आई इज इक्वल टू Im/√2। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू विद द एवरेज वैल्यू। आरएमएस और एवरेज वैल्यू के रेशियो को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। दिस इज Im/√2 साइनोसॉइडल वेव के लिए, और एवरेज वैल्यू होता है 2Im/π। इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइनोसॉइड्स के लिए फॉर्म फैक्टर हमेशा 1.1 कैलकुलेट होके आएगा। पीक वैल्यू इट इज़ द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे आई एम को हमने लिया हुआ है, आई एम अपॉन मैक्सिमम वैल्यू इज आई एम, आर एम एस वैल्यू इज Im/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 1.414। तो ये होता है हमारा पीक वैल्यू। हम अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसा कि आप देख सकते हैं, एन AC वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हैज़ अ पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट, VM या Vmax। तो
एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज गिवन बाय v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, हमने अभी डिराइव किया था। इसको ओमेगा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो इसको वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे 220, वी एम की वैल्यू 220 है, एफ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, इसको आप रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू 220 साइन 314t ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया जो कि हमको वैल्यू दिए हुए थे। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू निकालिए फॉर t इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। इस वैल्यू में इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना होगा, तो आप इस t की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो टर्म है आपका वो रेडियन में है। तो अपने कैलकुलेटर में रेडियन मोड में जाके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको v की वैल्यू वोल्ट्स में हमको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर हमको करंट की वैल्यू दी हुई है, ये इक्वेशन दिया हुआ है हमको साइनोसॉइडल इक्वेशन, तो हमको इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू, ये वैल्यूज़, फॉर्म फैक्टर, इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। जो इक्वेशन हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट का, उसको हम इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद देखें आप कि जो आई एम है ये आई एम इस वैल्यू के बराबर होगा, तो 42.42 एम्पियर ये इसकी वैल्यू हो गई। फिर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 628 आ रहा है जो कि 2 पाई एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 100 हर्ट्ज। फिर आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला हमको ज्ञात है, आरएमएस वैल्यू होता है आई एम बाई रूट 2 साइनोसॉइडल वेव के लिए। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पे तो हमें मिला 30 एम्पियर। इसके बाद एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एवरेज वैल्यू होता है आई एवरेज इज 2 आई एम बाई पाई, तो इसको वैल्यू हो गई 27 एम्पियर। फॉर्म फैक्टर जैसा कि हम देखा हमने, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 1.1, हमेशा जो है जो वैल्यू है इसकी 1.1 आएगी। तो ये इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो साइनोसॉइडल ये जो वैल्यूज़ हैं, साइनोसॉइडल करंट्स हैं, उसको हम सीधे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हुए हम कोई भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म दिया हुआ है, कोई भी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म दिया हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पे पिछले टॉपिक में देखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वेव फॉर्म में, यह आपका जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, यहाँ पे आई एम कहाँ पे है, वी मैक्स, देखिए वी मैक्स यहाँ पे लाई कर रहा है, वी आर एम एस कहाँ पे होगा, वी आर एम एस कहाँ लाई करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो वी आर एम एस होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू, वी आर एम एस जो होता है वो आपका 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का 70.7%। तो मैक्सिमम तो हम जब 70.7 वाले रेंज पे जाएंगे तो हमको यहाँ पे वी आर एम एस वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी। और वी एवरेज अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, वी एवरेज कैलकुलेट करना चाहें तो वी एवरेज जो होता है आप इस यहाँ पे देख सकते हैं, वी एवरेज इज एक्चुअली 2 आई एम बाई पाई। तो 2 आई एम बाई पाई को जब हम सॉल्व करेंगे 2 बाई पाई, तो इट इज़ इक्वल टू 0.637, यानी कि 63.7%, 63.7%। तो हाफ से 50% से थोड़ा ऊपर हमको यहाँ पे वी एवरेज वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये हमारा लोकेशन है कि कहाँ पे हम वैल्यूज़ को लोकेट कर सकते हैं, आरएमएस और एवरेज वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हमने देखा और हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। तो एसी थ्योरी, दिस इज कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट्स।
ये वोल्टेजेस और करंट जो है ये टाइम के साथ इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।